नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वो दिन आ गया जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है, जिसमें से 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो लोगों में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़कर घरों से निकलकर वोट डाल रहे हैं। बात अगर सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत की करें तो शुरू से ही पश्चिम बंगाल में वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा चल रहा है। आपको बताते चलें कि पहले चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर हर कोई अपने घर से निकलकर मतदान करने के लिए बूथ तक जा रहा है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पहले चरण की हॉट सीट है मुजफ्फरनगर। आपको बताते चले कि जहां पर बीजेपी से संजीव बालियान और साथ ही आपको बताते चले कि अगर बात की जाए पीलीभीत से तो यहां पर जितिन प्रसाद बीजेपी से हैं और साथ ही आपको बताते चले कि अगर बात की जाए नगीना यूपी से तो बीजेपी से ओम कुमार, मनोज कुमार और साथ ही चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से हैं। और आपको बताते चलें कि अगर बात की जाए रामपुर से तो घनश्याम सिंह लोधी और आपको बताते चलें कि अगर बात की जाए नैनीताल की तो उधम सिंह नगर सीट से बीजेपी से अजय भट्ट और कांग्रेस से आपको बताते चले अल्मोड़ा से अगर बात की जाए तो कांग्रेस से प्रदीप रमटा और साथ ही अजय रमटा बीजेपी से हैं। पहले चरण की हॉट सीट की अगर बात कर रहे हैं हम, जहां पर टिहरी गढ़वाल से आपको बताते चले कि बीजेपी से माला राज्यलक्ष्मी और कांग्रेस से जोत सिंह शामिल हुए हैं। आपको बताते चले कि पहले चरण की हॉट सीट की अगर बात करें तो गढ़वाल से अनिल बलूनी बीजेपी से हैं और कांग्रेस से गणेश गोदियाल शामिल हुए हैं। आपको बताते चलें कि पहले चरण की आज वोटिंग शुरू हो चुकी है, जहां पर नागपुर से बीजेपी के प्रत्याशी नितिन गडकरी हैं और कांग्रेस से विकास ठाकरे को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बताते चले कि पहले चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर आज चुनाव हुए हैं। पहले चरण का चुनाव अगर बात की जाए उत्तराखंड की सीट की तो 5 सीटों पर उत्तराखंड में आज चुनाव है। मतदान लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की एक सीट पर आज प्रचार और साथ ही आपको बताते चले कि आज लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए वोटिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। बिहार में 4 सीटों पर आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। आपको बताते चलें कि लगातार 21 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो 39 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं और पहले चरण का मतदान लगातार जारी है। राजस्थान से 12 सीट पर आज चुनाव हो रहा है। तो बढ़ते आगे, सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर रतिया पहुंचे हैं। रतिया में अशोक तंवर ने अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं पर डॉक्टर अशोक तंवर का किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया है। वहीं किसानों का भी कहना है कि लोकतंत्र के दौरान अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। आपको बताते चले कि बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर रतिया पहुंचे और जहां पर उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। किसानों ने काले झंडे दिखाकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया है। हरियाणा के यमुनानगर में पत्रकारों से बात करते हुए डीजीपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि जनता प्रदेश में लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हराने का मन बना चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हालात से साफ लग रहा कि हरियाणा में बीजेपी को लोकसभा की 3-4 सीटों पर ही जीत मिलेगी। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह जो है अम्बाड़ा की सीट को लेकर के है और एक सीट रादौर जो है वो पड़ती है कुरुक्षेत्र में, उसको लेकर के भी भारी उत्साह है। अब तो इंतजार है पार्टी जल्द से जल्द टिकट देकर के कैंडिडेट को जमीनी उस पर उतारेगी। लोग भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं। कांग्रेस की लीडरशिप की क्षेत्रवादी और जातिवादी सोच से नाखुश हैं। ऐसे में विकल्प तलाश रहे। देश की पार्लियामेंट में दुष्यंत चौटाला जैसे सांसद देश की, हरियाणा प्रदेश की बड़ी आवश्यकता है, जो जागरूक हों,
अंबाला में सीआईए ने आपको बताते चले कि दो अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे में भी उन्हें ले लिया गया और 7 बाइक और स्कूटी बरामद की गई। वहीं दूसरे केस में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से एक देसी रिवॉल्वर और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। बताया भी जा रहा कि अपराधियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड में लिया जाएगा। रिमांड के दौरान पता लगाने की भी कोशिश की जाएगी और उनके साथ में कौन कौन लोग शामिल हैं। अंबाला के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जसनदीप सिंह रंधावा जी के दिशा निर्देशों पर अंबाला जिला में अपराध रोकथाम और अपराधियों को पकड़ने की एक विशेष मुहिम चला रखी है। उसी मुहिम की कड़ी में हमारे सीआईए 2 के हेड कांस्टेबल वेद ने कल 2 मोटरसाइकिल चोर गिरोह के साथी सदस्यों को पकड़ा है, जिनसे 5 मोटरसाइकिल और 2 एक्टिवा चोरीशुदा बरामद की गई हैं, जो कि इन्होंने पिछले दिनों ही अंबाला जिला के अलग अलग हिस्सों से चोरी की है और इसमें पुलिस पे मुकदमे दर्ज है। टोटल 7 व्हीकल इनसे बरामद किए गए हैं और एक दूसरी कड़ी में रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा बावल में बेखौफ नकाबपोश बदमाशों ने बीच बाजार स्थित एक दुकानदार से पिस्टल की नोक पर हजारों की नकदी लूट ली है और विरोध करने पर बदमाशों ने दुकानदार के सिर पर पिस्टल की बट पर मारकर उसे घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। लूट की ये पूरी वारदात दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं घटना के बाद से यहां के व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मनी ट्रांसफर का आधार कार्ड से पैसे निकालने का काम है मेरा। दुकान वही सोलह सिंह नाम से। एक रात को करीब 9 बजे 3 बंदे आए नकाबपोश में। एक ने हेलमेट पहन रखा था, 2 ने नकाब कर रखे थे। आके मेरे ऊपर गन तानी के बोले जितना कैश है उतना कैश दे दो। फिर मैंने कैश दे दी, फिर झड़प हुई। फिर बंदूक की नली से मेरे सिर में 2-3 बार वार किया उन्होंने और ये भी धमकी दे गए कि पुलिस में गया या रिपोर्ट करी तो जान से मार देंगे और 80 से 90 हजार रुपये लूट के ले गए। तो इंतहा क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, मैं मेडिकल भी करवाया, थाने में गया, सब आए थे, उन्होंने भी रिपोर्ट वगैरह दर्ज कर ली थी। अंबाला में किसानों की रिहाई की मांग को लेकर आज तीसरे दिन किसानों का रेल रोको अभियान जारी है। रेलवे ट्रैक बंद होने की वजह से अंबाला रेल मंडल ने 139 ट्रेनों को रद्द किया है, तो वहीं 170 ट्रेनों के रूट भी बदले गए। रेलवे अधिकारियों की अगर बात करें तो यहां पर टोटल 382 ट्रेन इस आंदोलन से प्रभावित हुए हैं। अगर किसानों ने चंडीगढ़ रेल मार्ग में भी रोक दिया है तो वहीं रेलगाड़ियां भी रद्द हो सकती हैं, जिससे एसेंशियल सर्विस भी प्रभावित होगी। और इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए सीनियर डीसीएम नवीन यादव का भी कहना है कि अंबाला रेल मंडल से अब तक 139 बी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कई ट्रेनें बीच रास्ते में रद्द करनी पड़ी हैं। आपको बताते चलें कि 170 ट्रेनों के रूट्स में बदलाव भी किया गया है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। किसानों का रेल रोको आंदोलन अभी भी लगातार जारी है, जिसको लेकर स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। दरअसल 170 ट्रेनों के रूट्स बदले गए हैं और कई ट्रेनें रद्द भी कर दी गई हैं, जिसको लेकर लगातार कई तरह की दिक्कतें यात्रियों को झेलनी पड़ रही हैं। देखिए, अभी तक लगभग 382 गाड़ियां इफेक्ट हुई हैं। सुबह ये 10 बजे तक की बात है, जिसमें 139 ट्रेन जो हैं वो कैंसिल की गई हैं, जिसमें 51 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें और 88 पैसेंजर ट्रेनें, लोकल पैसेंजर ट्रेनें। लगभग 24 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट हुई हैं और अभी तक 170 ट्रेनें जो हैं मेल एक्सप्रेस ट्रेनें वो डाइवर्ट हो चुकी हैं। कुल मिला के 301 ट्रेनें अभी तक प्रभावित है। देखिए, अभी डाइवर्टेड रूट हमारा मेन जो है वो अंबाला चंडीगढ़ सानेवाल होते हुए लुधियाना जम्मू की तरफ गाड़ी जा रही है और कुछ गाड़ियां जो हैं वो दिल्ली डिवीजन से ही। जी, मैं लुधियाना से अभी नई दिल्ली से मेरे को रांची झारखंड जाना है। मेरा जो ट्रेनें थे वो यहाँ से भी रद्द हो गई और वहाँ से भी मतलब ट्रेन नहीं पकड़ पाए। अभी अंबाला आप पहुंचे हैं बस के माध्यम से और बसें जो है कच्ची रोड से आया हुआ है, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं।
अब यहाँ से जो ट्रेनें हैं वो भी लेट चल रही है, अभी तक ट्रेन नहीं मिल पा रही है। बस यही पेपर के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है कि किसान लोगों ने रेलवे ट्रैक पे धरना दे रखी है और उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। खबर आपको बता चले कि खबर घरौंदा से है, जहां पर ओबीसी मोर्चा के जिला संयोजक सतपाल कश्यप कोहन के कार्यालय में आपको बताते चले कि ब्राह्मण समाज और ओबीसी मोर्चा के लोग एकत्रित हुए हैं। इस दौरान ओबीसी मोर्चा और ब्राह्मण समाज के लोगों ने करनाल लोकसभा सीट से ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की और ओबीसी मोर्चा के जिला संयोजक सतपाल कश्यप ने इस मांग का समर्थन किया और कहा कि टिकट हमेशा से ही ब्राह्मणों के वर्गों को मिलता रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट देने से कांग्रेस को करनाल लोकसभा सीट पर जीत की उम्मीद है। सतपाल कश्यप ने यह भी कहा कि ये टिकट हमेशा से ही ब्राह्मण वर्ग का रहा है और यह भी उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार बन सकती है। अगर किसी ब्राह्मण समाज को टिकट दी जाती है तो बीसी, ओबीसी और साथ ही एससी वर्ग की भी कम से कम 7 लाख वोट हैं। और राज शर्मा कोहन ने यह भी कहा कि करनाल में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए। ब्राह्मण की टिकट की देखो जी, सदा ही ब्राह्मण की सीट रही है यार जी। ये तो किन्हीं कारणों से चली गई, कोई हवा थी, कोई बात थी जी। तो मेरा व्यक्तिगत मानना था कि आज ब्राह्मणों के साथ एक ऐसी नरम जात है ब्राह्मण जी, जो 36-42 ब्राह्मण के साथ जुड़ी हुई है और ब्राह्मण एक ऐसी कौम है अब जो हर घर में इसकी पहुंच है जी। और मेरा जो मेरे ओबीसी के और बीसी के हैं उनमें बड़ा उत्साह, अगर ब्राह्मण इस सीट पर आ जाता है और आला कमान इस बात को समझ लेता तो खट्टर को ज्यादा टाइम नहीं लगा, 11 बजे हार खा जाएगा। भाई जो ब्राह्मण समाज करनाल लोकसभा सीट से अपनी तैयारी कर रहा है और पिछले दो प्लानों से 2014-2019 से इनके साथ बड़ा अन्याय किया गया कि भाई कांग्रेस ने पार्टी ने इनको टिकट तो दिया लेकिन वो पहले उसकी बात नहीं बनी। अब ये चाहते हैं अब की बात जो 2024 का इलेक्शन है इसमें चाहते हैं कि भाई ये जो अपना करनाल लोकसभा है इसमें ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट दिया जाए कांग्रेस की तरफ से। जो करनाल की सीट थी शुरू से ब्राह्मणों की कावत में आई है, इसीलिए समझ ले ब्राह्मण ते मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है। लेकिन कोई कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए दमदार हो और खास करके उड्डाई आ जाए तो बहुत बढ़िया जी, ऐसी बात नहीं तो अपना कोई ब्राह्मण ही आना चाहिए। ऐसा में अब बदलाव है, कुछ बदलाव है, लोग चाहते हैं कांग्रेस आए। हाँ धन्यवाद करता हूँ साथियों। ये करनाल लोकसभा क्षेत्र सदा से ही ब्राह्मण समाज का रहा है। यहाँ से 4 बार पंडित चरणजीलाल शर्मा यहाँ मेंबर पार्लियामेंट बने, उसके बाद 2 बार हरजीत शर्मा यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बने, 1 बार यहाँ से आईडी स्वामी मेंबर पार्लियामेंट बने। और आने वाला जो चुनाव है ये मोदी बनाम जनता के बीच नहीं है, हरियाणा का चुनाव मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जनता के बीच में। हरियाणा की जनता 10 के 10 सीट जीतकर ये भारतीय जनता पार्टी को दिखाने जा रही है। करनाल इलाके में ब्राह्मण बहुतुल्य है जी। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज से कोई आए, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और उसको भारी मतों से जिता के भिजवाएं यहाँ से जी। देखो प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है, हम चाहते हैं भाई बदलाव हो, बेरोजगारी दूर हो जी। आज हर जिले से युवा बाहर जा रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, कोई गरीब की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा जी। देखो जी, अगर प्रदेश में जनता बदलाव चाह रही है, करनाल में बहुतुल्य ब्राह्मण है, अगर यहाँ से ब्राह्मण को टिकट दी जाती है जी, तो 100% जनता यहाँ से उसको जिता के लोकसभा में भेजने का काम करेगी। लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रदेश और देश की जनता खुश है और बीते 10 सालों को कई ऐतिहासिक फैसले जो हैं वहां पर देश को मजबूत भी किए हैं। और इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता में पीएम मोदी के प्रति जोश भी है और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश और प्रदेश की जनता विपक्ष के बहकावे में नहीं आएगी।
देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनाई है 2019 में, उसी दिन से इलेक्शन मोड में रहती है। सेवा ही संगठन, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक। बहुत अच्छे तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, और सभी लोगों को इस बात का पता है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को इस बात की समझ है, छत्तीस बिरादरी को, कि चुनाव का कितना महत्व है, ये देश को कितना आगे आने वाले समय में कितना मजबूत करेगा। गरीब आदमी को अंत्योदय आखिरी छोर तक, किसानों को, खेती और मजदूरों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, हर तबके को, शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, सबको मजबूत करेगा। अब आप देखें 70 साल से बुजुर्गों के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चुनाव के बाद 4 के बाद ये दिया है कि वे सरकार बनने के बाद 5 लाख रुपए की गारंटी, यानी कि उसकी आमदन कितनी भी हो, जिसकी उम्र 70 साल हो जाएगी उसको। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर फरीदाबाद के मोहना मंडी में आपको पता चले कि किसान काफी ज्यादा परेशान है। दरअसल उनको आपको बताते चले कि मोहना मंडी में किसान पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। गेहूं का उठान ना होना, फसल का जो समय पर दाम ना मिलना, किसान काफी ज्यादा परेशान है, जिसके चलते किसानों ने परेशान होकर मंडी के गेट पर ताला तक लगा दिया है। साथ ही शासन और प्रशासन को 24 घंटे में समस्या के समाधान की चेतावनी भी दी है। और अब इस बीच मोहना मंडी में कांग्रेस नेता मनधीर सिंह मान भी पहुंचे, किसानों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना है। फरीदाबाद जिले की बात की जाए तो फरीदाबाद का जिले का जो जिस तरीके से किसान देखा जाए तो किसान जो है वो काफी मजबूर यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार जो है वो 1 अप्रैल से जो है वो गेहूं की खरीदारी शुरू कर दी थी। लेकिन बात की जाए तो किसान लगातार जो है वो मंडी में पहुंच रहा है और अपना गेहूं जो है वो यहाँ पर दे रहा है। लेकिन बात की जाए तो जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो है वो 72 घंटे में जो है वो पेमेंट करने का वायदा करा था, तो उसको लेकर के अभी तक जो है वो जो है मंडी में किसी तरीके का जो किसानों के पैसे वो नहीं दिए जा रहे। लेकिन मैं इस समय जो है फरीदाबाद के मोहना गांव की मंडी में हूं। यहाँ पर तमाम जो सबसे ज्यादा किसान है वो अपनी फसल को लेकर के पहुंचता है, और सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक किसी तरीके का कोई उठान, यानी कि सरकार जो है गेहूं को खरीद तो जरूर रही है लेकिन उनकी पेमेंट यहाँ पर नहीं कर पा रही है। और तमाम बात की जाए तो किसान जो है वो परेशान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किसानों के घर में जो है कहीं ना कहीं उनके बच्चों के जो एडमिशन है वो होने हैं। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि किसी किसान की जो है बेटे की शादी है तो किसी लड़की की शादी है, तो इस तरीके के तमाम बात की जाए तो कुछ जो है किसान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उन किसानों से भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है जी आपका? सुभाष जी, आप जो मंडी में गेहूं लेके आए हैं, आड़ती हैं? गेहूं लेकर आए। क्या आपको जो गेहूं खरीद लिया सरकार ने? हाँ, गेट पास कर लो, पेमेंट तो मिली नहीं। क्यों नहीं मिली है, क्या कारण है? अब आधे दिन जो कहते हैं जब लिफ्टिंग है जाएगी जब पैसा मिल जाएगा। तो सरकार तो कहती है 72 घंटे के अंदर पेमेंट मिल जाएगी। सुनो, आज 10-11 दिन है, कोई फायदा नहीं। तो किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शादियां हैं, एडमिशन है बच्चों के, सब तरीके से? हाँ, हर चीज खर्च है, मुट्ठो है, पट्टो है, सब कुछ, किसी दुकानदार कर्ज है, सब पटानो, पैसे नहीं आ रहे, क्या था? तो तमाम तरीके से परेशान है। तो क्या जवाब मिलता है जो है पैसे न मिलने को लेकर के? कुछ ना, आधे दिन जो कहते तुम्हारा माल उठेगा जो पैसे मिलेंगे 72 घंटे में। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो किसान जो है कांग्रेस के जो है तो जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे हम जो है मनधीर सिंह मान से बात करते हैं। मान साहब, जिस तरीके से देखा जाए तो मंडी में आज पहुंचे हैं, तमाम किसान जो है वो परेशान है, लोगों की पेमेंट नहीं हो पा रही है, क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से? मैं ये कहूंगा, किसानों के पास आज वो नौबत आ गई है कि किसान आत्महत्या करने तक पे मजबूर होने वाला है। इस सरकार ने किसानों के साथ इतना अत्याचार किया है। आज जो किसान अपनी फसल की इंतजार करता था, 1 अप्रैल से पहले मिलना शुरू हो जाया करती थी, लेकिन आज इनका काफी दिन से अन्न यहाँ पड़ा हुआ है। इनकी कोई पेमेंट नहीं हो रही। जो इनकी 72 घंटे में पेमेंट करने के वादे थे वो कहीं इनके सच होते हुए नजर नहीं आ रहे। इन्हें अपना कहीं माल बिकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इनका माल यहाँ पर अभी पड़ा हुआ है और इतनी भारी मात्रा में पड़ा हुआ है कि आड़ती भी कह रहे हैं कि उठाने में कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे। और आज मौसम विभाग बार बार चेतावनी दे रहा, कभी भी वो बारिश आ सकती है, ओले पड़ सकते हैं। तो अन्न देवता का जो यहाँ निरादर हो रहा है और जो अन्न देवता को खराब करने की तैयारी हो रही है और जो किसान को दुखी कर रखा है,
वो बहुत ही किसान के एक नीचे मृत्यु की तरफ जो जाने की सोच रहा है आज किसान, क्योंकि किसान परेशान है। आड़तियों भी उनको कब तक पैसा दे, वो भी आड़ती भी अब विश्वास पे उन्हें पैसा देते आए हैं, काम चलाते आए हैं कि किसान के खाते में पैसे आएंगे, हमारे पास हमें किसान वापस कर देगा। देखा जा रहा है मान साहब, जिस तरीके से देखा जाए किसान जो है वो परेशान है, क्योंकि किसानों के बच्चों के कुछ एडमिशन होने, किसी के घर में शादियां हैं, तो अभी तक जिस तरीके से पेमेंट नहीं आ रही है, तो लगातार जो कहीं ना कहीं कमियां जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल, किसान इतना परेशान है, आज आड़तियों के साथ लड़ाई कर रहा है। आड़ती जो उनके पहले इतना भाईचारा होता था, आड़ती किसान को पैसे देते थे, काम चलाते थे और फिर किसान अपना अनाज दे के जाता था। आज भी आड़तियों को ये विश्वास है कि भाई ये खाते बेशक इनके पैसे में जाए पैसे ये, लेकिन ये हमें वापस दे जाएंगे, वो काम चलाता रहा। लेकिन आज किसान आड़तियों के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्योंकि वो परेशान है। जाए तो जाए कहाँ जाए, कहाँ से उनके पास क्या कांग्रेस सुनेगी किसानों की? बिल्कुल, कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों को कभी ऐसी परेशानी नहीं आई जो आज किसानों पे आ रही है। कहीं किसानों पे लठबाज रहे हैं, कहीं किसानों पे गोली चल रही है, कहीं किसान धरना पे बैठे हैं, कहीं महीनों तक किसान धरने पे बैठे, कट की मांग को उनकी को पूरा नहीं किया जा रहा। कैसी भ्रष्टाचारी सरकार है, किसी की भी सुनवाई नहीं हो रही इस सरकार में। बिल्कुल, देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो किसान जो है, कांग्रेस के नेता वो लगातार जो है वो किसानों के बीच में पहुंचे। कल भी जो है वो मंडी में ताला लगा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है वो जल्द से जल्द पेमेंट करने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन अभी तक किसान जो है वो आड़ती किसान सभी वर्ग की बात की जाए तो वो लगभग यहाँ पर परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर आगामी 5 मई को करनाल में प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और सांसद कार्तिकेय शर्मा ने महासम्मेलन की तैयारियों को लेकर करनाल का दौरा किया है। प्रदेश के सभी जिलों से हजारों की संख्या में लोग महासम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान करनाल पहुंचे सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे और देश को सशक्त प्रधानमंत्री की जरूरत है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव में लोगों के हित के मुद्दों की पर भी जो चर्चा है वो होनी चाहिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आपको बताते चले कि महासम्मेलन की तैयारियां लगातार जारी हैं और साथ ही आपको बताते चले कि करनाल में भी बात की जाए, करनाल पहुंचे हैं सांसद कार्तिकेय शर्मा, जहां पर उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि महासम्मेलन की तैयारियां लगातार शुरू हो चुकी हैं, जिसमें कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और साथ ही कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि कई मुद्दों पर बातचीत भी होनी चाहिए ताकि स्पष्ट हो सके। और साथ ही आपको पता चले कि करनाल में महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा, जिसकी तैयारियां लगातार जारी हैं और तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, जहां पर करनाल पहुंचे थे सांसद कार्तिकेय शर्मा। ये देखते हैं कि जिनको उन्होंने वोट दी उन्होंने उनके लिए क्या काम किया और किस एजेंडा के साथ लोगों के बीच में आप जा रहे हैं। और डेवलपमेंट का एजेंडा लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में अपना काम किया है। मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के एजेंडा के बेसिस पर ही इस चुनाव का फैसला भी होगा। ईवीएम पर मशीन ईवीएम कोई विषय ही नहीं है। 2004 का चुनाव ईवीएम पे हुआ था, 2009 का चुनाव ईवीएम पे हुआ था, 2014 का और 19 का भी ईवीएम पे हुआ था। तो विपक्षी पार्टियां जब इसी ईवीएम पे चुनाव जीतती हैं तब ठीक है, जब हारती हैं तो खराब है। वीवीपैट को लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षित रख लिया गया है। वीवीपैट पे भी फैसला आ चुका है कोर्ट का, ये सारी चीजें निर्धारित हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो नहीं है, पर मुझे ये कह रहे हैं कि उनको अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और मैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।